जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जजमेंट दिखाऊंगा, कुछ जजमेंट की बातें बताऊंगा जो लागू करे गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एएफटी द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन उसका बेनिफिट कुछ पेंशनर्स को मिला और कुछ पेंशनर्स को नहीं। तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं या जो पेंशनर्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया, वो चाहते थे कि इसका बेनिफिट हर एक पेंशनर्स को मिले। कई ऐसे केस रहते हैं जो इंडिविजुअली पेंशनर्स को फायदा पहुंचाते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जो हर एक पेंशनर्स को फायदा पहुंचाते हैं, यानी 10 से 11 पेंशनर्स या फिर 5-6 पेंशनर्स केस करते हैं, वो जीत जाते हैं और उसका बेनिफिट हर एक पेंशनर्स को मिलता है। कुछ मैं जजमेंट आपको आज समझाऊंगा जो लागू करे गए, लेकिन इन जजमेंट्स ने भूतपूर्व सैनिकों का भरोसा तोड़ दिया। हम सुप्रीम कोर्ट, एएफटी, दिल्ली हाई कोर्ट किस लिए जाते हैं? ताकि जो भी फैसला हो वो जवानों के फेवर में हो, हमारे फेवर में हो। जजमेंट आता है लेकिन उसका बेनिफिट पेंशनर्स को नहीं मिल पाता। आज का टॉपिक यही है। चलते हैं उन जजमेंट की तरफ जिसका बेनिफिट अभी तक नहीं मिल पाया। सबसे पहला जजमेंट 80 ईयर्स 20% एडिशनल पेंशन जजमेंट। आपने देखा होगा जिनकी एज 80 से ऊपर है, उन्होंने कई केस करे कि हमें भी 20% एडिशनल पेंशन का बेनिफिट 79 खत्म होते ही दिया जाए, 80 स्टार्टिंग पे, लेकिन डिपार्टमेंट दे रहा है 80 साल खत्म होने पर। तो ऐसे बहुत से जजमेंट है इसी पर, एडिशनल पेंशन पे, जो सिर्फ पेंशनर्स को फेवर दे गया, पेंशनर्स को ही उसका फायदा मिला जिन्होंने केस किया। अब यही जजमेंट कहीं लेके जाते हैं दूसरे पेंशनर्स, तो डिपार्टमेंट कहता है आपको भी अलग से केस करना पड़ेगा। इस जजमेंट से कोई काम नहीं होगा। यह जजमेंट सिर्फ उन्हीं के फेवर में था जिन्होंने कोर्ट केस किया। तो दोस्तों, एक ऐसा जजमेंट जो कई पेंशनर्स करते हैं, उनके फेवर में भी जाते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट सिर्फ उन्हीं पेंशनर्स को मिलता है जिन्होंने केस किया, हर एक पेंशनर्स को नहीं। एक ये सबसे बड़ा कारण है। डिपार्टमेंट को अपने बेस पर हर एक पेंशनर्स को इसका लाभ देना चाहिए जिनकी एज 80 स्टार्ट हो रही है। जिस मंथ जिस पेंशनर्स की एज 80 स्टार्ट हो रही है, उसी मंथ 20% एडिशनल पेंशन दे, ना कि 80 ईयर्स खत्म होने पर। तो दोस्तों, एक ये जजमेंट है, ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा, जुलाई जनवरी इंक्रीमेंट जजमेंट। ऐसे बहुत से पेंशनर्स थे जिनको जुलाई या फिर जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा था। जो जून में रिटायर हुए उनको जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा था, जो दिसंबर में रिटायर हुए उनको जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे बहुत से केस हैं जो पड़े हुए हैं, जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, और कुछ ऐसे केस हैं जिस पर फैसला हो चुका है और सिर्फ उनको ही बेनिफिट मिला है जिन्होंने केस किया है। तो दोस्तों, इसका भी फायदा हर एक पेंशनर्स को नहीं मिला ऐसे जजमेंट पे। आगे समझते हैं रिजर्विस्ट पेंशन जजमेंट। दोस्तों, इस पर पहले ही एक जजमेंट आ गया था, बहुत पहले ही, लेकिन इसका बेनिफिट हर एक रिजर्विस्ट पेंशनर्स को नहीं दिया, सिर्फ उन्हीं को दिया जिन्होंने कोर्ट केस किया। उनको मिल रही है पुरानी बेसिक पेंशन सिर्फ 9,000, और मिलनी कितनी चाहिए थी? 11,420। तो जिन्होंने कोर्ट केस किया उनको ही मिला 11,420, और बाकी सारे रिजर्विस्ट पेंशनर 9,000 बेसिक पेंशन ले रहे हैं। तो इस जजमेंट का भी फायदा हर एक पेंशनर्स को नहीं मिला। आगे समझते हैं एमएसीपी या फिर एसीपी पेंशन इंक्रीमेंट जजमेंट। जैसा आपको पता है, कई ऐसे केस हैं जो 2006 के बाद आए हैं जिनको एसीपी एमएसीपी लागू है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो नायक हो, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो नायब सूबेदार हो। कई ऐसे केस हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं, और कई ऐसे केस हैं जिनका फाइनलाइजेशन हो गया है, जजमेंट है उनके हाथ में, उनको बेनिफिट मिला। लेकिन जो बाकी छूट गए उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। वो अभी भी घूम रहे हैं कि हमें भी एमएसीपी एसीपी दिलवाइए। और दोस्तों, हर एक पेंशनर की बस की बात नहीं होती सुप्रीम कोर्ट, एएफटी या फिर दिल्ली हाई कोर्ट जाना। जिसके पास पैसा है,
जो खर्च कर सकता है अपने केस के लिए सिर्फ वो ही जा सकता है, वो ही जाता है। जिसकी घर की कंडीशन ठीक नहीं है, पेंशनर्स केस नहीं कर सकता, उसका क्या होगा? तो दोस्तों उसके बारे में सोचना है भारत सरकार को। यानी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हर एक पेंशनर्स को उसका लाभ दे, हर एक को इंडिविजुअली कोर्ट केस ना करना पड़े, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है कोर्ट केस करना। आप फीस जानते हैं वकीलों की। आगे समझते हैं। फिर है दोस्तों अगला डिसेबिलिटी पेंशन जजमेंट, यानी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्शन। कई ऐसे केस हैं पेंशनर्स के जिनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही, उनके जो केस हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं, यानी डिसेबिलिटी पेंशन की उनकी प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत से केस हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया और कई वो फेवर में चले गए पेंशनर्स के, उसके बेस पर कईयों को मिल भी गई डिसेबिलिटी पेंशन। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से केस हैं जिनको अभी तक डिसेबिलिटी का क्लेम नहीं दिया जा रहा। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है, जजमेंट है उसका लेकिन फॉलो हर एक पेंशनर्स पे नहीं हो रहा जो इससे पीड़ित हैं। आगे समझते हैं एएफटी जजमेंट, नाना केस डिसेबिलिटी पेंशन विद 8% इंटरेस्ट। दोस्तों जैसा आपको पता है पहले एक एएफटी का जजमेंट आया था नाना केस पे, उसमें ऑर्डर दे दिया था कि आप डिसेबिलिटी पेंशन दीजिए, वो भी 8% इंटरेस्ट के साथ। तो दोस्तों इसके बेस पर ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं। जजमेंट है, ऑर्डर है, तभी भी फॉलो नहीं हो रहा डिपार्टमेंट की तरफ से। क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हर एक पेंशनर्स पे लागू क्यों नहीं हो रहा। फिर है दोस्तों अगला कोर्ट ऑर्डर एक्सेस पेंशन नॉट रिकवर्ड बाय पेंशनर। दोस्तों ऐसे बहुत से ऑर्डर हैं, ऐसे आपने जजमेंट भी देखे होंगे जो पेंशनर्स के फेवर में गए हैं, यानी डिपार्टमेंट की गलतियों की वजह से, पीडीए की गलती की वजह से, बैंकों की गलती की वजह से, स्पर्श की गलती की वजह से पेंशनर्स को एक्सेस पेमेंट हो गया। बाद में कुछ साल बाद पता लगा कि भैया पेंशनर्स को तो ज्यादा पेमेंट हो रहा है, एक्सेस चला गया, तो अब हम रिकवर करेंगे। तो कई डिपार्टमेंट, कई पीडीए, कई बैंक पेंशनर्स के खाते में से रिकवर कर रहे हैं अमाउंट, फैमिली पेंशनर्स के खाते में से भी रिकवर कर रहे हैं। अब दोस्तों फैमिली पेंशनर्स की क्या हालत है, वो दे नहीं सकती इतना सारा अमाउंट। दोस्तों ऐसे बहुत से आदेश हैं जिसमें ये साफ निर्देश दिए कि अगर पीडीए की गलती है, बैंकों की गलती है, सीपीपीस की गलती है, स्पर्श की गलती है, कि अगर वो आपको ज्यादा पेंशन दे देता है या फिर एक्सेस पेमेंट दे देता है, तो उसके बेस पर आप रिकवर नहीं करेंगे किसी भी पेंशनर से, किसी भी फैमिली पेंशनर से। ये ऐसे बहुत से ऑर्डर है, तभी भी फॉलो नहीं हो रहा डिपार्टमेंट के द्वारा, बैंकों के द्वारा, सीपीपीस के द्वारा। साफ निर्देश हैं कि अगर डिपार्टमेंट की गलतियों के कारण पेंशनर्स को एक्सेस पेमेंट चला जाता है तो आप वो रिकवर नहीं करेंगे, चाहे कितना भी अमाउंट हो, चाहे पीछे का कितने साल का भी अमाउंट हो, वो आप रिकवर नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी कई बैंक, अभी भी कई सीपीपीसीस, अभी भी कई पीडीए फैमिली पेंशनर्स के खाते में से, पेंशनर्स के खाते में से अमाउंट रिकवर कर रहे हैं। आपने देखे होंगे कई लेटर आते हैं, किसी की 4 लाख की रिकवरी है, किसी की 5 लाख की रिकवरी है, बहुत से आप देखते हैं। तो ऑर्डर है लेकिन फॉलो नहीं कर रहे डिपार्टमेंट। आगे समझते हैं ओआरओपी 2 एरियर जजमेंट। आप ओआरओपी 2 के एरियर का जजमेंट ही देख लीजिए जो 20 मार्च को आया। क्या भारत सरकार ने, क्या बैंकों ने, क्या सीपीपीस ने, जो पीडी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया? जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था कि इस तारीख तक फैमिली पेंशनर्स को एरियर मिल जाना चाहिए 30 अप्रैल तक, क्या वो मिला? नहीं मिला। जजमेंट है हाथ में, जजमेंट पीछे पड़ा है हमारे पास, लेकिन फॉलो नहीं हुआ, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा गया। तो आप देख रहे हैं ये हकीकत है। तो पूर्व सैनिक, ओआरजेसीओस कैसे विश्वास करेंगे माननीय न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट पर, एएफटी पर, दिल्ली हाई कोर्ट पर कैसे विश्वास करेंगे? जजमेंट रखा है, ऑर्डर है, लेकिन फॉलो नहीं हो रहा। आगे समझते हैं दिल्ली हाई कोर्ट रूल ऑर्डर एससी रिमूव रैंक बायस इन एक्स सर्विसमैन हेल्थ केयर। दोस्तों एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो अगर कहीं पॉलीक्लिनिक जाते हैं या फिर ट्रीटमेंट के लिए कहीं जाते हैं तो रैंकों के साथ भेदभाव होता है, यानी ऑफिसर्स के लिए अलग और ओआरजेसीओस के लिए अलग।
यानी जो रैंक का भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, एक रूल था। उन्होंने साफ बोला था कि हेल्थ के मामले में आप भेदभाव नहीं करेंगे। जो दर्द ऑफिसर्स को होता है वही सेम दर्द ओआर जेसीओस को होता है। बीमारी, पेन, हार्श कंडीशन सबके लिए एक जैसी है, सबके लिए एक जैसी है। यही बात इक्वल एमएसपी भी लागू होती है। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको समझाई है। आई होप इन सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। हमारे हाथ में जजमेंट है पेंशनर्स के फेवर में, लेकिन उसका बेनिफिट सिर्फ उसी पेंशनर्स को मिला, बाकी को क्यों नहीं? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सारे जजमेंट हैं, कुछ ऐसे जजमेंट भी है जिसका फायदा हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी वो फायदा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई, ये वाकई में एक रियलिटी बयां करती हैं, सच बयां करती हैं। आप क्या समझते हैं इस वीडियो से जो मैंने आपको समझाया? आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।